यहाँ मौजूद जिन्होंने की कई हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहन, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आप लोगों के बीच में आया। मुझे भिवंडी आने का मौका मिला। मुझे फख्र है भिवंडी के वो मोमिन असलार भाई जिन्होंने अपने दुख की ताकत से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे एशिया में भिवंडी को मशहूर कर दिया। लेकिन आज आप परेशान हैं। भिवंडी में गुरुओं की जो हालत है, आपके कारोबार की जो हालत है, वो सब जानते हैं। एमओलिया के सदर जनाब वजीर साहब ने आपके रूम के मसले को दो सभा में उठाया, बात की, सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की। कितना वो कामयाब हुए क्योंकि सरकार हमारी नहीं। सदर साहब पहले अकेले थे, अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक व्यक्ति और आप लोगों ने जिला करके जाए। हमारी ताकत दो की, लेकिन यकीन मानिए हम 200 वर्ष वाली मुस्लिमीन के दो सांसद लोकसभा में विपक्ष का अपोजिशन का रोल लगा रहा। अभी हमारे बुजुर्ग साथी आए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पानी का बहुत ज्यादा मसला। मैं इससे पहले जलसे में बोल रहा था, मैंने वहां के लोगों से वादा किया कि पानी का दरअसल मसला आपके विधायक के लिए मुंबई के करीब इतना बड़ा शहर और इसमें पानी का मसला, यानी कहीं ना कहीं आपने चूक की है अपने विधायक और अपने एमपी चुनने में, अपने मेयर चुनने में। अगर आपने सही और ईमानदार लोगों को चुनकर भेजा होगा तो मुझे यकीन है कि हर घर में, हर जगह पानी साफ होगा, पानी मिल रहा होगा, पानी का कोई मसला नहीं होता। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपका शहर आपका शहर है, इसको बनाना भी आपका फर्ज है, इसको मिटाना भी आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर रहने के लायक हो, खूबसूरत शहर हो, अच्छा शहर हो, आप सुकून से रहें, आपके बच्चे सुकून से रहें, आपके परिवार को परेशानियां ना हो, आपको हर चीज आसानी से मुहैया हो, तो आपको अपने नुमाइंदे सही से चुनना हो। 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, एक बार आप चूक जाएंगे, एक बार आप धोखा खा लेंगे तो 5 साल आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। जो गलती आज आपने की वो 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा फिर से। जो गलती पहले करके आए हैं आप, उसका मौका आज मिला है। मैं चाहता हूं कि अगली बार अपने आपके बीच में अगले चुनाव में आऊंगा तो आप कोई आदमी निकल कर यहाँ आए और कहे कि हमने एमआईएम की कैंडिडेट को वोट देकर अपना विधायक बनाया था और हम पूछ रहे हैं कि हमारे हर घर में पानी आता है। मैं जानता हूं जैसे मुस्लिम की अपने आइडियोलॉजी एमआईएम अपने तरीके से काम करती है। हम जानते हैं कि जैसे मुस्लिम जानती है कि लोगों के मसले मसाइल क्या होते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है। अगर आप अपना शहर साफ सुथरा चाहते हैं तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आपके बीच एमआईएम में अपना कैंडिडेट बाहर है, खालिद गुड्डू साहब को जैसे
ने जो विभाग दिया था वो उन्होंने भरकर जमा किया, कुछ गलती हो गई। उस गलती की वजह से का जो विभाग था, पार्टी का सिंबल था, वो भारी हो गया। अच्छी काम ये किया था कि हमारे घर के आदत से दाखिल किया था, इसका ऊपर का पास हो गया और इनको जो चुनाव निशान याद रहा है वो बैट इस्तेमाल हो, बैट से पिटाई की जाती, इनकी भी पिटाई की जाती और खराब लोगों की भी पिटाई की जाती। जो आपका काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए इनका बैट काफी है। इनके पास बैट जो है वो आपकी ताकत है। मैं चाहता हूं जो इनका बैट है, जो इनका चुनाव निशान है बैट, वो भिवंडी के हर आवाम के हाथ में हो एक बैट। और आप जो कहें कि हमारा अपना बैट है, ये हमारा अपना विधायक है, हम इससे जैसे कहेंगे वैसे काम देंगे। वोट के हालात अच्छे नहीं है सर, वोट के हालात भारतीय जनता पार्टी ने नौबत बना के खड़े कर दिए हैं कि हम सब एक दूसरे को शक्ति मिला सके। भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद था, आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, उनका एक मकसद था। उन्होंने एक मुहिम चलाई, उन्होंने एक मकसद के तहत काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक नफरत की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी का यह मकसद है कि अगर किसी हिंदू के पड़ोस में कोई मुसलमान रहता है या किसी हिंदू मोहल्ले के सामने किसी मुसलमान का मोहल्ला है, तो जो पड़ोसी मुसलमान है तो हिंदू अपने पड़ोसी मुसलमान को इतनी नफरत करे कि मौत पाओगे उसको लिंच किया जाए। ये हालात हिंदुस्तान में सरकार के नुमाइंदे बना रहे हैं, इस तरह के बयान देकर बना रहे हैं और अफसोस ये है कि हम कुछ नहीं कर पाते। मुकाबला हमें करना है, आपको करना है। ये मुल्क हमारा भी है, जितना उनका ये मुल्क है उतना ही ये मुल्क हमारा है। जिस तरह से आतंकवादी सोच आपके शहीद मौलाना मसूद अजहर लोगों के हाथ में बंदूक देकर भेज देते कि जाओ जाकर मजदूरों को बंद कर दो, उसी आइडियोलॉजी को बना कुछ लोग कुछ दल अपनी मानसिकता को लेकर अपनी आइडियोलॉजी को लेकर उनके हाथों में तलवारें डंडे लाठी हथियार देकर भेज रहे हैं और कह रहे जाओ जाकर मुसलमानों को बंद कर दो। तभी वो कहेगा जब हम इनको ताकत से जवाब देंगे, जब हम इनको संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान ये कहता है कि अगर आपकी जान खतरे में हो, कोई आपके ऊपर हमला करने आए, कोई आपको मार रहा हो तो बदल कर आप 4 हाथ पाओ। जो आपको हमला करे अगर आप उससे बचने के लिए उसको उल्टा हमला करके हारना है तो आप दोषी नहीं है, आपको गुनहगार नहीं है, आपको उठना पड़े, आपको मुकाबला करना पड़े। अगर आप मुकाबला नहीं करते हैं ये कभी हमारी आप एक एनआरसी आ गई है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक एनआरसी का खौफ ज्यादा ज्यादा है। एनआरसी कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वो कानून बनाए। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ वो कानून बनाए कि जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ वो कानून इस्तेमाल कर लिए जाए और मुसलमानों को दबा दिया जाए। ये जितने भी पेड़ है ये जो आज बीजेपी कहा ये कांग्रेस ने लगाए, ये जितने भी जालिम कानून है जिनको आज बीजेपी इस्तेमाल कर रही है हमारे आपके खिलाफ, ये सब कांग्रेस की देन है, सब कांग्रेस ने बनाए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी का पैदा होता है। एनआरसी में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पहले लीडर कहा करते थे, अब तो गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हिंदुओं को, जैनों को, सरदारों को, बौद्धों को, ईसाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी में अगर उनको उनके कागजात पूरे होंगे, अपने दस्तावेजों के तौर पर अगर वो एनआरसी में हमने मुताबिक नहीं कर पाएंगे तो हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को, सरदारों को नागरिकता दे दी जाएगी।
मुसलमान का नाम उन्होंने नहीं किया, मुसलमानों को निकालने की बात कर। मैं आपकी भिवंडी से गृह मंत्री जी को चैलेंज करके जा रहा हूं कि आप एक चीटी भी बाहर नहीं निकाल सकते, किसी बात बाहर नहीं निकाल सकते। मजिस्ट्रेट चाहते हो जो भी आपका मुकाबला करेंगे और मजिस्ट्रेट चाहते हो जो भी ताकत नहीं है। हम अपना घर का एक अमल करने को करते हैं। अगर कोई हमें अपने घर में ईट भी निकालने की बात करता है कि हम पुलिस एक फुट की जमीन से हटा देंगे तो हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारा हमारा मुल्क है, जान से क्या मुल्क, इसको हम धोकर खा जाएंगे। तो इमाम में डालने आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनके सारे नेता, सारे प्रवक्ता वो जमीन के ऐलान कर रही है कि रांची में अगर किसी भी मुसलमान के तरफ उंगली उठाई गई तो हम उस उंगली का पूरा मुकाबला करेंगे और वक्त पड़ गया था उंगली तोड़ देंगे। आप सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से हालात बदलने लगे। आज हालात ये पैदा करते हैं कि कौन सा मुसलमान कब कहां मार दिया जाए ये पता नहीं। शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार पर थोड़े पहले की थी, इखलाक से हो गई। इखलाक के घर में बकरीद के तीसरे दिन घुसकर वहां के लोगों ने, मंदिर के पुजारी ने, मंदिर के लाउडस्पीकर से ऐलान करके लोगों की झुंड को, विरोधियों के झुंड को इकट्ठा करके उकसाया और इखलाक के घर में घुस के उसकी बीवी के सामने, उनकी मां के सामने, उनकी बच्ची के सामने, उनके बेटे के सामने उनको मार मार कर ईटों से कुचल कुचल के मार दिया गया। अफसोस की बात यह रही कि अब उनमें से जो अल्लाह के काबिल थे उसने का नाम था सुनो, अल्लाह ने उनको सजा दी, मासूम को मजलूम को मारने की सजा दी और अल्लाह का काबिल जेल में मर गया, अपने आप मर गया। जब उसका लाश लाकर उसके घर पर रखी गई तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है महेश शर्मा, नोएडा में रहते हैं, उन्होंने किया एनडीआरएफ अहमदाबाद नर्सिंग होम चलाते हैं, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, चाबी नहीं, अंगूठा छाप भी नहीं, ये पढ़ा लिखा आदमी ये चाबी के लाख बजा कर हमारे हिंदुस्तान के झंडे को शर्मसार करता है, क्या अपनी लाख पर हमारा तिरंगा झंडा डालता है, उसको खड़े होकर सैल्यूट करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिनिस्टर के काम करता है तो सरकार भी मैसेज दे रही है कि वो भारतीयों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो आसिफ को मार दिया, रखल को मार दिया, पहले खान को पीट करवा दिया, बीजेपी की सरकार में मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों में मारा। और जब वो मारा गया तो रखल खान के कातिलों को छुड़ाने के लिए, पहलू खान के कातिलों को छुड़ाने के लिए राजस्थान के मिनिस्टर बीजेपी के कहते हैं अखबारों में, मीडिया में खड़े होकर ये हमारे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमारे लोगों को मारोगे। और उसके बाद में जब जो सजा होगी जेल चले जाते हैं। अस्पताल बोले, अस्पताल में आवाज मारी, लोकसभा में आवाज मारी, पूरे हिंदुस्तान में जो हम पसंद लोग थे उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद में बीजेपी की सरकार को मजबूर होना पड़ा और उन पहले खान के कातिलों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गहलोत मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी के गहलोत, प्रियंका गांधी के गहलोत, कांग्रेस के गहलोत जब चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद में जब मुकदमा अदालत में जब सबूत पेश किए गए तो जो आयोग था गहलोत सरकार का, जो इंस्पेक्टर था, जो जांच कर रहा था, उसने ये रिपोर्ट लगा दी कि कोई कातिल मौजूद नहीं, कोई सबूत नहीं कि पहले को किसने मारा। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए
प्रियंका गांधी ने गहलोत को एक टेलीफोन करके कहा कि दबाव ज्यादा बन रहा है, दबाव बहुत बन रहा है, और इसके खिलाफ जांच शुरू कर दो, इसको अंदर करो, ये कैसे यहाँ हो रहा है। उसके बाद जाकर वहाँ पहलवान के कातिलों को पुलिस पर जांच शुरू की। हम लोग के हालात ये बनाते थे, हमने सरकारी को उसकी नई शादी हुई 6 महीने पुरानी शादी थी, उसको खत्म कर दिया, चोरी का इल्जाम लगा, जब चाहोगे गोश का इल्जाम लगा दो, जब चाहोगे चोरी का इल्जाम लगा दो, जब चाहोगे बच्चा चोरी का इल्जाम लगा दो, और जब चाहोगे मार दो। हम क्यों बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। और मुकाबला करेंगे तुम्हारा, और मुकाबला तुम्हारा हम संसद में करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी बात देखिए, ये बात सच है कि अब तलवारों का वो दबाव नहीं, ये कलम का दौर है, ये वोट का दौर है, ये लोकतंत्र का दौर है। इसमें जो आपकी ताकत है वो आपका वोट है। आप अपने वोट को सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज विधानसभा को नहीं, अगर आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो आपके दुश्मन की आवाज विधानसभा में गूंजेगी, आपकी आवाज नहीं गूंजेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ का कानून बने, आप चाहते हैं कि फिर से कोई पहलवान का कानून बन ना हो, आप चाहते हैं कि फिर से कोई अपराध लिंच ना किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में सही से पानी आए, आपके बच्चों को तालीम मिले, आपके बच्चों की वो सब भी अच्छे हो, तो आपको मैं भेजना हूँ। मैं हैदराबाद का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हैदराबाद में बच्चे के मुस्लिम बिल्कुल साथ लगाया है, और मुसलमान है, पूरे तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना स्टेट में सिर्फ मुसलमान है। हैदराबाद में साथ लगाया है आपको पता है, वहाँ शादी करवा कितने पैसे शादी हुआ है, तो मुझसे पूछ रहा हूँ, 1 लाख रुपए हर मुसलमान की बच्ची की शादी है, 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और ईमानदारी ने की है आपको पैसे आपकी ईमानदारी रहेगी कि अगर शादी का पता कि स्कीम 1 लाख रुपए मुसलमानों को जाते हैं तो हिंदुओं की बच्ची के लिए भी उन्होंने आवाज बढ़ाए, और 1 लाख रुपए हिंदुओं की बच्चियों को देगी, आप कितने साथ लगाया सारे गांवों को तनख्वाह मिलती है, 15,000 रुपए महीना मिलती है, तेलंगाना के सभी गांवों को तनख्वाह मिलती है। और मजलिस साहब तो मुस्लिम लोग कहते हैं मुसलमानों की बात, हम सेकुलर नहीं कहते हैं हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो जिनको आप ये इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुओं से नफरत करते हैं, वही ने कहा, वही अपोज थी, वही मजलिस मुस्लिम ने तेलंगाना के असेंबली में केसीआर मुख्यमंत्री से खड़े होकर ये मांग की कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आप इमामों को 15,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं सरकार की तरफ से, एमआईएम के मांग करती है कि आप हिंदू मुसलमानों को तनख्वाह दीजिए सरकार की तरफ से, एमआईएम की मांग, और मुख्यमंत्री ने एमआईएम की मांग मानी और मुसलमानों को तनख्वाह दी। एमआईएम के बारे में कहा जाता है कि हम सेकुलर नहीं, हम सांप्रदायिक हैं। एमआईएम के बारे में कहा जाता है कि हम सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। आपको तेलंगाना के असेंबली में एक मानव उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि जब आप ईद की छुट्टी देते हैं 3 दिन की, जब आप क्रिसमस की छुट्टी देते हैं 4 दिन की, तो हमारे हिंदू भाई वो भी शिवरात्रि में रोजा रखते हैं, वो भी व्रत रखते हैं, उनको भी पूजा करती है, वो भी पूजा करते हैं। तो जिस तरह से ईद की 3 दिन की छुट्टी है, जिस तरह क्रिश्चियन को आप छुट्टी देते हैं, उसी तरह शिवरात्रि की छुट्टी आपको लगा पड़ेगी 3 दिन की। ये माननीय मांगे मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर नहीं समझते हैं, आपको बात करता है। आज आपको मौका मिला है कांग्रेस को उनको जवाब देने का, आज आपको मौका मिला है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि खालिद गुड्डू आपके विधायक है, मैं जानता हूं कि खालिद अगर विधायक बनते हैं
तो भिवंडी का हर बच्चा विधायक होगा, हर बुजुर्ग विधायक होगा, हर नौजवान विधायक होगा, हमारी हर माँ को ये बात जो लगती है वो विधायक है। आपके सारे उठो क्या खाली साहब का फर्ज होगा ये हल करेंगे। और मुझे यकीन है कि अगली बार जब आपके पास आऊंगा और अगर आप लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया और खालिद को विधानसभा में भेजा तो मुझे यकीन है कि आप में लोग आगे निकल कर रहेंगे और कहेंगे कि ये जो खूनी है टोरेंट, ये जो टोरेंट पावर है, ये खूनी पावर जिसकी वजह से आपके भिवंडी में तो 60 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी वजह से आपके भिवंडी के 600 नौजवान जेल में हैं, इसका एक भी नुमाइंदा अगर चेक करने के लिए घर में घुस गया तो गुड्डू साहब और उनकी पूरी टीम उसको उल्टे पैर खाएगी। आप लोगों से मैं इस गुजारिश के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि गुड्डू साहब का जो चुनाव जान है वो क्या है, सुनाएंगे सुनाएंगे कितनी देर बोलने की विधानसभा में सुनाई पड़े जाएंगे।